Hello everyone, I am Advocate Shubhangi Jaiswal and I am doing a video lecture series on Indian Evidence Act in which I will be discussing and explaining all the provisions of the Indian Evidence Act. This video series is extremely helpful for all the law students and those preparing for judicial service examination. जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो सीरीज काफ़ी यूज़फुल है. दोज हु आर एट अ रिविजन स्टेज या आप किसी सब्जेक्ट का रिविजन स्टार्ट करने वाले हो, देन दिस वीडियो सीरीज कैन नॉट बी मोर हेल्पफुल. ऑल यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू प्ले द वीडियोज इनटू 5x स्पीड, 2.5x, 7.5x, whatever is suitable to you, and you are good to go. Now before jumping to the bare act, जो ये एक्ट पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं एक पूरे एक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. सो लेट्स बिगिन. So Indian Evidence Act was enacted on 15th March 1872 and it came into force on 1st September 1872. So commencement date क्या है इसकी? 1st September 1872. ये क्वेश्चन काफ़ी बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है. आपको हर एक्ट की कॉमेंसमेंट डेट ज़रूर याद रहनी चाहिए. इसके फाउंडिंग फादर हैं सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन. आप सिर्फ जेम्स स्टीफन याद रख सकते हो. ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है. हु इज़ द फाउंडिंग फादर? नाउ 1871 में एक स्टीफन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई फॉर ड्राफ्टिंग द लॉ ऑफ एविडेंस. जो ड्राफ्ट बिल था उसे प्रिवी काउंसिल के आगे प्रेजेंट किया गया. प्रिवी काउंसिल ने हाई कोर्ट और एडवोकेट्स के व्यूज़ को कंसिडर किया एंड एक सेलेक्ट कमिटी को रेफर कर दिया. सेलेक्ट कमिटी. एंड देन आफ्टर एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज एनैक्टेड. उसके बाद भी कई अमेंडमेंट हुए, जैसे कि रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एंड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018. ये रीसेंट टाइम्स के हैं इसलिए हम इतना ही याद रखेंगे. इन सब के बारे में वील गो थ्रू इन द अपकमिंग वीडियोज़. नाउ लेट्स सी कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है. सो एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल एट द स्टेज ऑफ ट्रायल. क्रिमिनल ट्रायल की शुरुआत होती है या तो एफआईआर से जो हम पुलिस स्टेशन में दर्ज करते हैं या मैजिस्ट्रेट के आगे कंप्लेंट फाइल करते हैं. ये सब सीआरपीसी का पार्ट है, तो जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे विल डिस्कस ऑल दीज इन फुल डिटेल. एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, रिपोर्ट प्रिपेयर करती है और पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड करती है मैजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173(2). मैजिस्ट्रेट विल टेक कॉग्निजेंस. उसके बाद वारंट या समन इशू करती है. चार्ज पे हियरिंग होती है, चार्ज फ्रेमिंग होती है एंड देन आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग ट्रायल स्टार्ट होता है. सो हियर एट दिस स्टेज इंडियन एविडेंस एक्ट विल बिकम एप्लीकेबल. यहाँ पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस देता है चार्जेस को प्रूव करने के लिए एंड अक्यूज एविडेंस देता है अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए. सो यहाँ से एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो. अब देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का पर्पस क्या होता है. सो फर्स्ट इज टू प्रूव और डिसप्रूव अ फैक्ट. In every case there are some main facts, ancillary facts. Facts क्या होते हैं हम इन्हें अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे. Facts are defined under section 3 of the Indian Evidence Act. अभी के लिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है A, उसके पास ये एक प्रॉपर्टी है. A का ब्रदर है B एंड ए का एक अडॉप्टेड सन भी है AS. सो हियर A डाइज. A की डेथ हो जाती है एंड आफ्टर A's डेथ द प्रॉपर्टी पासिस टू B. नाउ AS फाइल्स अ सूट अगेंस्ट B दैट ही इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी थ्रू सक्सेशन एंड दैट B इज denying him द possession. अब यहाँ पे B रिप्लाई करता है दैट द अडॉप्शन इज इलीगल and he does not have the right to property. तो अब यहाँ पे इशू क्या बना? whether AS is the legally adopted son or not. So now AS will have to prove that his adoption is valid and B has to disprove that validation. यहाँ पे AS को evidence, AS will give evidence to prove that he is a legally adopted son and B has to disprove that fact. Therefore एविडेंस इज फॉर प्रूविंग और डिसप्रूविंग द फैक्ट्स. आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया हो. नाउ लेट्स रीड द सेकेंड पॉइंट. द लॉ ऑफ एविडेंस रेस्ट्रिक्ट्स द पार्टीज टू दोज फैक्ट्स विच कैन बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इन सपोर्ट ऑफ द डिस्प्यूटेड फैक्ट्स. हैड देयर नॉट बीन लॉ ऑफ एविडेंस देयर वुड हैव बीन मच अनसर्टेनिटी, लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ द कोर्ट. कोर्ट का क्या काम होता है?
Court has to find out the truth on the basis of the facts brought before it by the parties. So कोर्ट का काम है सच जाना. सच क्या है, किस बेसिस पे, उन फैक्ट्स के बेसिस पे जो पार्टीज पेश करती है कोर्ट के आगे. तो इंडियन एविडेंस एक्ट पार्टीज को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो क्या एविडेंस दे सकती हैं, क्या एविडेंस नहीं, वो कोर्ट के आगे क्या पेश कर सकते हैं, क्या नहीं. अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, हैड देयर बी नो सच रिस्ट्रिक्शन, देन द पार्टीज विल गो ऑन इनडेफिनेटली इन ब्रिंगिंग द फैक्ट्स इन सपोर्ट ऑफ द केस. पार्टीज अपनी मन चाहे मर्जी से कितने भी क्या ही फैक्ट्स लाके कोर्ट के आगे पेश करती रहेगी. इससे ना ही सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, बल्कि इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर कोर्ट टू रीच एनी कंक्लूजन. कोर्ट किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाएगा. सो एविडेंस एक्ट कोर्ट को गाइड करता है टू रीच टू द कंक्लूजन. वो गाइड करता है कि वो क्या एविडेंस कोर्ट क्या एडमिट कर सकता है, क्या एविडेंस रेलेवेंट है, क्या नहीं है. Thus, the rule of evidence are also guiding factor for the court in taking evidence. Indian Evidence Act has 3 parts. Part 1 is about relevancy of facts. It has chapter 1 and chapter 2. Part 2 is about proof. It has chapter 3 to chapter 6. Part 3 is about production and effect of evidence. It has chapter 7 to 11. So total there are 11 chapters in Indian Evidence Act, all of which we are going to study in our upcoming videos. Now let's go through a preamble. Whereas it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence, it is hereby enacted as follow. So according to preamble, the purpose of Indian Evidence Act is to consolidate, define and amend the law of evidence. Here the term consolidate is given, which means Indian Evidence Act is a complete act in itself. वो अपने आप में ही complete act है. Comprehensively, Indian Evidence Act is the collection of the principles and rules related to evidence law. But it is not an exhaustive act. ये complete है but exhaustive act नहीं है. इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जब 2010 में Information and Technology Act it came into existence, तब Indian Evidence Act भी amend हुआ था और उस amendment में जो electronic evidence है, उस amendment से electronic evidence भी as a evidence recognized हो गए थे. So now electronic evidence are also recognized as evidence. So therefore it is not an exhaustive act. Now law of evidence is a procedural law. As we know, एक होते हैं substantive laws. Substantive laws क्या होते हैं, which define the rights, duties and liabilities of the parties. For example, Indian Evidence Act, Indian Contract Act, Hindu Marriage Act, Transfer of Property Act. These are substantive laws. इसमें राइट्स, ड्यूटीज़, पनिशमेंट्स ये सब दी गई होती हैं. नाउ सब्सटैंटिव लॉ की एप्लीकेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ वी हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स. तो इसलिए प्रोसीजरल लॉ होते हैं. प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं? प्रोसीजरल लॉ प्रोवाइड्स द रूल्स फॉर प्रोसीडिंग अ मैटर बिफोर द जुडिशरी और एनी अथॉरिटी. फॉर एग्जाम्पल CRPC, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट. तो सब्सटैंटिव लॉ से जो हमें राइट्स मिले, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, उनको जो हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे अवेल करेंगे, उसका प्रोसीजर कहाँ दिया होता है? प्रोसीजरल लॉ में. ओके, सो इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ और एडजेक्टिव लॉ. Adjective law. Now, it is a procedural law, but Evidence Act also has few substantive provisions. For example, Section 115 to Section 1117, which deals with doctrine of estoppel. These are substantive in nature. So, Indian Evidence Act is a procedural law with certain substantive provisions. Okay. Now, Indian Evidence Act is a lex fori law. Lex fori law क्या होते हैं? Lex fori law means law of the jurisdiction or the venue in which the legal action is brought. That law will apply. इसका मतलब होता है जिस जगह पे एक्शन लाया गया है, उस जगह का लॉ एप्लीकेबल होगा. ये काफ़ी बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, तो आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा. आई होप आपको क्लियर हो गया हो. थैंक यू.